नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे मित्रों, आज राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे भरतपुर के जाट राजवंश के बारे में कि भाई किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है और किस प्रकार से यह आगे की ओर बढ़ता है। और अंत में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाई किस प्रकार से यह समाप्ति की ओर भी बढ़ता है। तो प्लीज़ साथियों बने रहिए क्लास में, क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों में इस क्लास को अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे लोग भी आपके साथ में जुड़ सके और बेहतरीन जानकारियाँ जो कि हमारे माध्यम से आपको प्रदान की जा रही हैं वो प्राप्त कर सकें। तो प्लीज़ साथियों बने रहिए क्लास में और शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिए साथियों, मैंने पूरे डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर आप सभी के लिए यहाँ पर कंटेंट तैयार किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कंटेंट मैंने पिछली क्लासों के माध्यम से उपलब्ध करवाया था वह बेहतरीन लगा होगा। अगर आपने उन जानकारियों को, उन कंटेंट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए चैनल पर और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से जो प्लेलिस्ट हमने बनाई थी उसके अंदर भी साथियों बेहतरीन तरीके से जो क्लासें हमने बनाई थी वह प्राप्त होंगी और मैं आशा करता हूँ आपको जानकारियाँ बहुत ही बेहतरीन लगेगी। आगे शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो देखिए हमारी साथियों आज की क्लास होगी भरतपुर जाट राजवंश के इतिहास के बारे में कि भाई किस प्रकार से यह राजवंश स्थापित होता है और किस प्रकार से यह समाप्ति की ओर आगे बढ़ता है और कौन कौन से शासक होते हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं और अपने बेहतरीन कार्यों के लिए वे लोग जाने जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए प्यारे मित्रों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाली कौन कौन सी वह शाखाएं थी या फिर कौन कौन से वे राज्य थे जहां पर जाट शासकों के द्वारा शासन किया गया था। तो शुरुआत करते हैं इस चीज को। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है राजस्थान में मात्र 2 राज्य हुए हैं जिन पर भरतपुर और धौलपुर, यानी कि जिनमें भरतपुर है और धौलपुर है, जिन पर जाट शासकों का राज्य हुआ करता था। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई राजस्थान में 2 मात्र ऐसे रियासतें थी या फिर 2 राज्य हुआ करते थे जो कि हैं भरतपुर और धौलपुर, जिनके ऊपर जाट राजाओं ने अपना शासन कार्य किया था। और साथियों उसके आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए अब बात करेंगे हम विशेष तौर पर भरतपुर राजवंश के बारे में कि भाई इसकी स्थापना कब होती है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो देखिए साथियों मैंने लिखा है 1669 ईस्वी में भरतपुर के किसानों ने औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त होकर सिनसिनी गांव, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रही है, सिनसिनी गांव में सिनसिनवार राजवंश की स्थापना करी थी। आप समझ सकते हैं कि भाई सिनसिनी गांव के अंतर्गत सिनसिनवार राजवंश की स्थापना करी गई है। तो देखिए सिनसिनी तो ये गांव है, ठीक है, सिनसिनी गांव है और यहाँ पर सिनसिनवार राजवंश की स्थापना करी गई है जो कि क्या है। तो ये आप कह सकते हैं कि भाई ये जाट राजवंश के अंतर्गत आने वाली एक गोत्र है सिनसिनवार। तो वहां पर सिनसिनवार राजवंश की स्थापना करी गई थी और किसके द्वारा करी गई थी। तो यह देखिए मैंने लिखा है कि भरतपुर के किसानों के द्वारा। अब क्यों करी गई थी, तो यह औरंगजेब जो कि मुगल बादशाह हुआ करते थे तत्काल के अंतर्गत, तो उसके अत्याचारों से प्रभावित होकर या फिर अत्याचारों से दुखी होकर जाट जो किसान हुआ करते थे भरतपुर क्षेत्र के, उन्होंने जाट राजवंश की स्थापना करी थी। अगर साथियों एग्जाम में डेट आवे कि भाई कब करी गई थी या फिर सन आवे कब करी गई थी, तो आपको सन में लिखना होगा 1669 ईस्वी के मध्य में करी गई थी। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि भाई जाट राजवंश की स्थापना इस प्रकार से होती है। अब उसके आगे बात करेंगे कि भाई कौन कौन से जाट नेता हुआ करते थे तत्काल के अंतर्गत जिन्होंने इस तरीके से या फिर राज्य की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बात करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है पश्चात में गोकुल, बज्जा, राजाराम के नेतृत्व में भरतपुर के लोग संगठित होने लगे थे। देखिए यहाँ पर ये गोकुल है, बज्जा है और राजाराम है, ये 3-4 जो व्यक्ति हैं ये जाट नेता हुआ करते थे और तत्काल में इनका प्रभाव समाज में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि भाई सभी लोग इनके नेतृत्व के अंतर्गत संगठित हो रहे हैं और इनकी बातचीत को मानते हैं और इस प्रकार से एक तरीके से जाट राजवंश की या फिर जाट वंश की स्थापना यहाँ पर हो रही है। आगे बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम चूड़ामन के बारे में। चूड़ामन इस वंश का एक शासक मान सकते साथियों आप, क्योंकि भाई शुरुआत से ही सभी लोग आम व्यक्ति थे, ठीक है, धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ता गया और जो उनके अंदर भी साथियों जो कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है तो वह उस समय में महत्वपूर्ण माना जाता था। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर आम लोगों ने मिलकर इस वंश की स्थापना करी थी, इस राज्य की स्थापना करी थी। उसके पश्चात में उन्हीं लोगों में से गोकुल, भज्जा और राजाराम जैसे प्रमुख व्यक्ति या फिर नेता निकल कर आते हैं जो कि एक तरीके से इन्हें संगठित करने का कार्य करते हैं। अब इन लोगों के पास बाद में साथियों आएगा चूड़ामन। तो चूड़ामन भी इन लोगों में से एक था जो कि इनसे भी ज्यादा प्रभावशाली था, तो इसीलिए उसे विशेष एक तरीके से दर्जा प्राप्त हुआ है और वह राजा के तौर पर उसकी गिनती होने लगी थी। आगे बात करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है चूड़ामन के बारे में। भरतपुर में थूण, देखिए साथियों यहाँ पर लिखा है भरतपुर और साथियों अपने आगरा दोनों तत्काल में एक तरीके से राज्य हुआ करते थे। इनकी सीमाएं आसपास में लगती भी थी। तो आप कह सकते हैं कि भाई भरतपुर में आगरा के निकट
थूर्ण नामक स्थान पर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो चूड़ामन ने साथियों पहला इंपॉर्टेंट कार्य किया था कि भाई इसने थूर्ण नामक स्थान के ऊपर एक दुर्ग का निर्माण करवाया और यह राज्य का या फिर जाट राजवंश का एक तरीके से वास्तविक संस्थापक का दर्जा इसने प्राप्त किया था। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि भाई जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक यह कहलाया था। आप इसे नोट कीजिएगा, बेहतरीन चीजें मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। और साथियों एग्जाम में इस वंश से संबंधित कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, परंतु आपको कोई भी गाइड ऐसी नहीं है साथियों जिसके अंतर्गत इतना डिटेल में, इतना विस्तृत तौर पर यहाँ पर जाट राजवंश के बारे में बताया गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी बहुत ही बेहतरीन लगेगी। तो प्लीज अपने नोट्स को तैयार करते हुए आगे बढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने चूड़ामन के बारे में आपको बताया था कि भाई इसने क्या किया था। तो देखिए मैंने बताया था भाई थूर्ण नामक स्थान के ऊपर सबसे पहले इसने दुर्ग का निर्माण करवाया था और उसके पश्चात में यह जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक यह कहलाया था। तो देखिए मैंने यह लाइन यहाँ पर लिखी है, भाई वास्तविक संस्थापक बात है। और आगे बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है भाई बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह ने 1500 जात और 500 सवार इसे प्रदान किए थे। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई बहादुर शाह जो कि मुगल बादशाह हुआ करते थे तत्काल के अंतर्गत, उन्होंने इसे अपने 1500 जात और 500 सवार प्रदान किए थे। या फिर साथियों आप कह सकते हैं कि भाई 1500 जात और 500 सवारों का मनसब इन्हें प्रदान किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये मुगलों के अधीन हो चुके थे और एक तरीके से मुगलों का ये सहयोग से अपना शासन कार्य संपन्न करने लगे थे। आगे बात करते हैं तो देखिए अब बात करेंगे चूड़ामन के पुत्र बदन सिंह के बारे में। देखिए बदन सिंह एक तरीके से एक विशेष व्यक्ति हैं और इसका महत्वपूर्ण स्थान इस राज्य में होता है क्योंकि इन्हीं का पुत्र साथियों सूरजमल आएगा, जो कि सूरजमल बहुत ही प्रभावशाली नेता हुआ करता तत्काल के अंतर्गत जाटों का, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई जाट जो राजवंश था उसके अंतर्गत सूरजमल एक बहुत ही बलशाली राजा हुआ था जो कि अपने कार्यों के लिए जाना गया था। तो सूरजमल किसकी संतान था? वो संतान था बदन सिंह की संतान थी। ठीक है साथियों, अब सबसे पहले बात करते हैं बदन सिंह के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है चूड़ामन का भतीजा और उत्तराधिकारी। ठीक है, देखिए साथियों बदन सिंह कौन है? तो यह बदन सिंह जो कि चूड़ामन हुआ करता था उसका भतीजा है और उसका उत्तराधिकारी भी है। यानी कि चूड़ामन की मृत्यु के पश्चात में उसके भतीजे को गद्दी प्राप्ति होती है और भतीजा उसका जो भी शासक बनता है। तो जो भी शासक बनता है उसे उत्तराधिकारी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है बदन सिंह का भतीजा, माफ कीजिए चूड़ामन का भतीजा और उत्तराधिकारी यह है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो बदन सिंह सवाई जयसिंह के सहयोग से शासक बनता है तथा डीग की जागीर इसे प्रदान होती है। देखिए साथियों मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब चूड़ामन शासन कार्य संपन्न कर रहा था तो उस शासन कार्य के मध्य के अंतर्गत ही बदन सिंह साथियों जवान होता है और बड़ा हो जाता है। तो बदन सिंह को साथियों लालायित होता है कि भाई मैं अपने राज्य पर राज करूंगा। ठीक है, तो वह राज्य पर राज करने की दृष्टि से वह पहुंचता है आमेर के शासक के पास में, जो कि साथियों आमेर के शासक होते थे तत्काल के अंतर्गत सवाई जयसिंह। ठीक है, तो सवाई जयसिंह के सहयोग से या फिर आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने सहयोग करते हुए बदन सिंह को शासक बनाया था। ठीक है, शासक बनाया और उसके पश्चात में सवाई जयसिंह ने इसे डीग की जागीर भी प्रदान करी थी। साथ ही इस जागीर के अलावा भी इसे कुछ और चीजें प्राप्त हुई थी। तो देखिए वो चीज क्या है, इसे ब्रजराज की उपाधि भी प्रदान करी थी। तो ठीक है, एग्जाम में कई बार बनता है कि भाई किस शासक को ब्रजराज की उपाधि प्राप्त थी, तो आपको आंसर देना है कि भाई बदन सिंह को यह उपाधि प्राप्त थी। किसके द्वारा प्रदान करी गई थी? तो यह प्रदान करी गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसे नोट कीजिएगा। अब देखिए साथियों शासक बन चुका है और यह कौन है, किस प्रकार से इसकी राज्य की स्थापना होती है, कौन कौन सी उपाधियां इसे प्राप्त है और कौन सी जागीर इसे गिफ्ट में प्राप्त हुई थी, वो जानकारियां मैंने आपको बताई हैं। अब आगे बात करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है डीग, कुम्हेर, भरतपुर और वेर में दुर्गों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। तो ठीक है साथियों, इस प्रकार से बदन सिंह के बारे में भी हमने जानकारियां प्राप्त करी हैं। बदन सिंह का छोटा सा कार्यकाल होता है, परंतु साथियों इनका पुत्र होगा जो कि बहुत ही एक तरीके से प्रभावशाली राजा होता है जाटों का। तो उसके बारे में हम यहाँ पर पूरे विस्तृत तौर पर डिटेल में डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सूरजमल। ठीक है साथियों, आप नोट कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है बदन सिंह का यह पुत्र है तथा उत्तराधिकारी भी है। ठीक है, तो भाई बदन सिंह का तो यह पुत्र है और उत्तराधिकारी भी है। देखिए साथियों सूरजमल को इसके पिता यानी कि बदन सिंह की मृत्यु के पहले ही शासन कार्य प्राप्त हो चुका था। यानी कि साथियों आप कह सकते हैं कि बदन सिंह अपनी मृत्यु से पहले ही अपने पुत्र के पक्ष में अपना राज्य त्याग दिया था और एक तरीके से पुत्र को यह सौंपते हुए कि खुद अपने दुर्ग के अंतर्गत या फिर अपने राज्य में आराम की जिंदगी जीने लगे थे। तो देखिए यहाँ पर पिता की मृत्यु से पहले ही सूरजमल को अपने राज्य की प्राप्ति हो चुकी है। और आगे बात करते हैं तो देखिए जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून कहलाए
और इसे सिनसिनवार प्लेटो के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। सिनसिनवार साथियों क्या है, तो यह सिनसिनवार यहाँ के राजवंश की गोत्र है। आपको एग्जाम में कई बार बनता है कि भाई किस रियासत पे या फिर राजस्थान के किस राज्य के ऊपर सिनसिनवार राजवंश का शासन रहा था, तो आपको आंसर देना होगा भरतपुर राजवंश पर सिनसिनवार राजवंश का शासन हुआ करता था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1733 ईस्वी में भरतपुर की स्थापना करी थी। तो ठीक है, एग्जाम में कई बार बनता है कि भाई भरतपुर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। देखिए यहाँ पर भरतपुर राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, परंतु अब यहाँ पर बात कर रहे हैं भरतपुर नगर के बारे में। ठीक है, तो भाई भरतपुर नगर की स्थापना किसने करी थी, तो भरतपुर नगर की स्थापना करी थी सूरजमल के द्वारा। सूरजमल कौन है, तो यह बदन सिंह का पुत्र है। ठीक है, तो 1733 में भरतपुर की स्थापना करता है, कौन करता है, सूरजमल। तथा दशरथ के पुत्र राम के नाम पर नामांकन कर राजधानी का दर्जा भरतपुर को इसने प्रदान किया था। देखिए यहाँ पर लिखा है 1733 में तो भरतपुर की स्थापना कर दी गई है, और उस स्थापना के पश्चात में उस राज्य का नामांकन करता है। तो साथियों नामांकन होता है भगवान दशरथ, यानी कि माफ कीजिए भगवान राम के छोटे भाई अपने भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नामांकन होता है। या फिर साथियों आप कह सकते हैं कि भाई भगवान दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नामांकन करता है। आगे बात करते हैं, तो उस नामांकन के पश्चात में इसने भरतपुर को अपनी राजधानी का दर्जा प्रदान किया था। आगे बात करते हैं, तो देखिए 1733 ईस्वी में ही लोहागढ़ दुर्ग का भी निर्माण इसने करवाया था, तथा डीग के महलों का भी निर्माण करवाया था। तो देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट चीजें निकलकर आती है कि भाई 1733 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। एग्जाम में सैकड़ों बार यह क्वेश्चन बना है कि भाई लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो साथियों सूरजमल के द्वारा यह निर्माण कार्य करवाया गया था। अब लोहागढ़ दुर्ग क्या है, तो साथियों लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का पूर्वी सीमांत प्रहरी कहलाता है, और यह मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है, और यह एक अजय दुर्ग है, क्योंकि इस पर किसी भी शासक के द्वारा या फिर किसी भी आक्रमणकारी ने विजय नहीं प्राप्त करी थी। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई यह अजय दुर्ग निर्माण करवाया था सूरजमल के द्वारा। कब करवाया गया था, तो 1733 ईस्वी में करवाया गया था। अब लोहागढ़ दुर्ग के अलावा भी इसने यानी कि सूरजमल ने कई सारे महलों का निर्माण करवाया था। तो वह महल कहाँ पर स्थित है, तो वह महल डीग में स्थित है। साथियों डीग क्या है, तो यह डीग एक परगना है जो कि प्रदान हुआ था अपने बदन सिंह को। ठीक है, किसके द्वारा प्राप्त हुआ था, तो यह सवाई जय सिंह के द्वारा प्राप्त हुआ था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 1761 ईस्वी में आगरा दुर्ग पर इसने अधिकार कर पानीपत के युद्ध से मराठों की भागती सेना को इसने शरण प्रदान करी थी। तो देखिए यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कि भाई मराठों की जो सेना हुआ करती थी पानीपत के, तीसरे युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर, तृतीय युद्ध के बारे में। ठीक है, तो तृतीय युद्ध आप नोट कर लीजिएगा कि भाई तीसरे युद्ध के अंतर्गत जब मराठों की सेना वापस से भाग रही थी अपनी जान बचाकर, तो उनके पास में अन्न धन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अन्न धन की कमी होने के पर क्या होता है कि भाई जो सूरजमल जी हैं और इनकी रानी हैं, ये दोनों मिलकर एक तरीके से मराठों को आश्रय प्रदान करते हैं और उनको धन और अपने अन्न की आपूर्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई इसने मराठों का सहयोग किया था और उन्हें शरण प्रदान करी थी। आगे बात करते हैं, तो देखिए मैंने लिखा है कि भाई भरतपुर में प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक सुधार इसके द्वारा करवाए गए थे। अगर बात करते हैं, एग्जाम में कई बार बनता है साथियों क्वेश्चन, कई बार बनता नहीं है, ये बना हुआ है एक बार मात्र, तो यह बना था आरएस के पेपर में। ठीक है भाई, जब यहाँ पर इनके राज्य की स्थापना होती है, इन्होंने प्रशासनिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू किए थे, तो तत्काल के अंतर्गत भरतपुर की जो आय हुआ करती थी साथियों, मासिक आय की बात हो रही है, तो यह हुआ करती थी 17.5 लाख रुपए, यानी कि 17.5 लाख रुपए मासिक भरतपुर की आय हुआ करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अब सूरजमल के पश्चात में आने वाले शासक के बारे में। तो साथियों वह कौन होते हैं हमारे शासक, जो कि वह होते हैं जवाहर सिंह। ठीक है, तो जवाहर सिंह कौन है, अब जवाहर सिंह है साथियों, आगे बात करते हैं जवाहर सिंह के इतिहास के बारे में कि भाई यह कौन थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यह भाई सूरजमल के तो पुत्र हैं और उन्हीं के उत्तराधिकारी भी हैं। तो सूरजमल का पुत्र और उत्तराधिकारी, मैंने इनका बेसिक परिचय आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दिल्ली दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया था और उस दुर्ग पर जो लगे हुए अष्टधातु के दरवाजे को लाकर भरतपुर दुर्ग पर पुनः स्थापित किया था। देखिए साथियों एग्जाम में आता है कई बार इसके बारे में क्वेश्चन कि भाई ये मैटर क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है, ये जो मुख्य रूप से जो अष्टधातु का दरवाजा है ये चित्तौड़ दुर्ग पर लगा हुआ था। तो चित्तौड़ दुर्ग पर लगे दरवाजे को अपने अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लेकर चला जाता है। ठीक है, तो दिल्ली ले जाकर वो करता है, दिल्ली दुर्ग पर स्थापित कर देता है। और उसके पश्चात में जब हमारे जवाहर सिंह जवान होते हैं, इनका शासन कार्य स्थापित होता है, तो ये दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और उस आक्रमण के पश्चात में वहां पर लगे अष्टधातु के दरवाजे को तोड़कर लाते हैं और भरतपुर में अपने दुर्ग के ऊपर इन्होंने स्थापित कर लिया था।
आगे जानकारी बनती है देखिए इनके बारे में, इनके इतिहास के बारे में कि भाई दिल्ली विजय पर भरतपुर दुर्ग में इन्होंने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। एग्जाम में कई बार बनता है कि भाई जवाहर बुर्ज कहाँ पर स्थित है, तो यह लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो यह कब बनवाया गया था, तो यह दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अब ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए इन्होंने एक स्पेशल कार्य और भी किया था। तो वह स्पेशल कार्य क्या है, तो इन्होंने विदेशी युवाओं की सेना को तैयार किया था। यानी कि अपने राज्य के लोगों को ना लेकर इन्होंने विदेशी जो युवा हुआ करते थे, यानी कि अन्य राज्यों के युवाओं को एक साथ इकट्ठा किया और उनको एक तरीके से वेतनभोगी सेना तैयार करी थी उन लोगों की। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसा कार्य करने वाले जाटों में यह पहले व्यक्ति थे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने आपको इनके बारे में कई सारी जानकारियां बताई हैं जवाहर सिंह के बारे में, जो कि सूरजमल के पुत्र हैं तथा उत्तराधिकारी भी है। अब आगे बात करते हैं साथियों इसी वंश के एक प्रमुख शासक रणजीत सिंह के बारे में, जो कि एक तरीके से बेहतरीन शासक होते हैं और उनके द्वारा भी साथियों कई सारे बेहतरीन कार्य होते हैं जो कि किए गए थे। आगे बात करते हैं तो देखिए इनके काल में अंग्रेजों व मराठों के आक्रमण हमारे को देखने को मिलते हैं। तो इनके काल में अंग्रेजों और मराठों के आक्रमण हुआ करते थे। और देखिए साथियों उस आक्रमण में भी एक इंपॉर्टेंट आक्रमण किसका है, तो अंग्रेज अधिकारी हमारा साथियों उसका नाम है डाउनवेल। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल में। अंग्रेज जनरल लेक डाउनवेल, ठीक है, अधिकारी का नाम है लेक डाउनवेल। ठीक है, तो लेक डाउनवेल ने लोहागढ़ दुर्ग के ऊपर 5 बार आक्रमण किया था और 5वां बार वह असफल रहता है। तो इसी चीज को देखते हुए लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग की संज्ञा प्राप्त होती है। और आप देख सकते हैं कि भाई लोहागढ़ दुर्ग पर लेक डाउनवेल ने 5 बार आक्रमण किया और 5वां बार वह असफल रहा था। तो इस असफलता से वह प्रभावित होता है और वह 6ठी बार आक्रमण ना करता है। ठीक है, 6ठी बार आक्रमण ना करने पर एक तरीके से रणजीत सिंह की इस जो युद्धों में हर बार विजय होती है और उन विजयों से रणजीत सिंह प्रभावित होते हैं और उन्होंने एक बुर्ज का निर्माण करवाया था। तो साथियों वो कौन सा बुर्ज है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जानकारी दीजिएगा, और नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में कुछ समय के पश्चात में, यानी कि क्लास के 1 घंटे के पश्चात में आपको पिन कर दूंगा वहां पर कि भाई उस बुर्ज का नाम क्या है। ठीक है, तो आगे जानकारी लेते हैं कि भाई इससे लोहागढ़ दुर्ग एक तरीके से अजय दुर्ग के नाम से जाना गया था। देखिए साथियों मैंने आपको वो चीज़ नहीं बताई है, तो उसका मतलब यह है कि आपको एक तरीके से आपका टेस्ट होगा और ये आपका रियलिटी चेक होगा कि भाई आपको कितनी जानकारी इस वंश के बारे में है या फिर इस जो राजवंश के बारे में किस प्रकार से आपकी एग्जाम की प्रति तैयारी है। क्योंकि भाई जो एग्जाम छोटा सा मतलब छोटा हो या बड़ा हो, राजवंश छोटा है इसीलिए कई बार इसे स्किप कर दिया जाता है। हम लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि भाई छोटा सा राजवंश से क्या क्वेश्चंस बनेगा, परंतु साथियों क्वेश्चंस बनता है और एग्जाम में हर चीज़ से क्वेश्चंस बनता है। तो आपको हर चीज़ को छोटी हो या बड़ी हो बराबर एक तरीके से दर्जा प्रदान करते हुए अपना अध्ययन कार्य संपन्न करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है भाई 29 सितंबर 1803 को सहायक संधि इसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो भाई 29 सितंबर 1803 को सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे। इस प्रकार से हमारे भरतपुर राजवंश की या फिर भरतपुर राज्य की सीम जो सुरक्षा का दर्जा, सुरक्षा का जिम्मा प्राप्त होता है अंग्रेज अधिकारियों को या फिर अंग्रेज सेना को सुरक्षा का जिम्मा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो चुका है कि भाई 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने एक तरीके से जो सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और आगे बात करते हैं तो देखिए आज़ादी के समय की बात हो रही है यहाँ पर। तो भाई आज़ादी के समय में ब्रजेंद्र सिंह शासक हुआ करते थे और उसके पश्चात में बात करते हैं भाई 18 मार्च 1948 को भरतपुर को मत्स्य संघ में शामिल कर लिया गया था। तो साथियों आपको एक चीज और बतानी है कि भाई मत्स्य संघ में भरतपुर के अलावा 3 राज्य कौन कौन से और भी थे, तो उनका भी आपको आंसर उसी तरीके से देना होगा जो कि कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा। और कुछ समय पश्चात में यानी कि क्लास के 1 घंटे के पश्चात में मैं भी आपको वहां पर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और आपको आंसर वहां पर प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। और देखिए हमने आज के इस क्लास में भरतपुर जाट राजवंश के बारे में अध्ययन किया है और अगली क्लास में साथियों हम इसी प्रकार से किसी अन्य राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे अगर बात करते हैं साथियों सिलेबस के बारे में, तो देखिए मैंने राजस्थान इतिहास के अंतर्गत सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। आपको कोई सा भी राजवंश उठाइए, आपको सारा राजवंश वहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे वह अजमेर का हो, चाहे वह रणथंभौर का हो, और इसके अलावा भी बीकानेर, अपने जोधपुर, मारवाड़, जो भी राजवंश होते हैं सारे के सारे मैंने कवर करवा दिए हैं। आप सर्च बॉक्स में जाइए या फिर अपने प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक करिए और देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए साथियों। और मैं आपके साथ में बना हूं और बेहतरीन तरीके से मैं आपको कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का दिन शुभ हो और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।